इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो गांव में जाकर कैडर क्लास करना बंद कर चुका है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है। अब ये बात बसपा के लोगों को आप कहेंगे तो आपको सबसे पहले गद्दार घोषित किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप तो दूसरे दल के, है ना। ये बहुत अपशब्द का लोग प्रयोग करते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का मक्का मदीना उत्तर प्रदेश है। पिछले विधानसभा चुनाव में वहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक एमएलए जीता भी, उमाशंकर सिंह जी जीते भी तो अपने दम पर जीते। तो उसी समय स्थिति शून्य हो गई। माननीय बहन जी ने कभी भी सड़क पर उतर के ईवीएम का मुखालफत, है ना, उग्र तरीके से नहीं किया, न अपने समर्थकों को करने दिया। तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं दोषी हैं, माननीय बहन जी भी कम दोषी नहीं है। नेतृत्व है दलितों का, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनके अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त हम नहीं है, जी जी जी, है ना। हम दिमाग का कपाट खोल करके अपने नेता का विश्लेषण जरूर करेंगे ताकि इस देश की शासन और सत्ता पर बहुजन समाज का कब्जा हो सके। हम चाहे हमको गद्दार आप कहवा दीजिए बसपा के लोगों से, चाहे जो जिन भी डेरोगेटिव रिमार्क्स का वो प्रयोग, दे आर फ्री टू, है ना, यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम। बट क्या है कि सच बात कहनी पड़ेगी और मैं हमेशा कहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात हो रही है, मेरे सामने बैठे हुए हैं शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, जो अभी वर्तमान में झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष हैं। शत्रुघ्न कुमार शत्रु एक नाम है जो बहुजन समाज पार्टी में 3 टर्म में झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज हम जहां से इनसे चर्चा कर रहे हैं, ये अम्बेडकर पार्क है, बाबा साहब की प्रतिमा स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पे। ये मेदिनीनगर शहर जो थाना के बगल में पड़ता है। क्योंकि मुद्दा कुछ ऐसा है कि एक लाजमी बन जाता है कि आखिर क्यों, सर सवाल, चूँकि ये मेरा साथ में सवाल भी है आपसे कि आखिर क्यों एक राष्ट्रीय पार्टी, और जिस पार्टी में आप 3 टर्म में झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आज 0 पे सिमट गई है। सर आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो वो दौर दूसरा था जब साहब कांसीराम जी बसपा के लीडर हुआ करते थे। तब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहता था। लेकिन जब से माननीय बहन जी ने बहुजन के जगह पर सर्वजन का कंसेप्ट लाया है, तब से आइडियोलॉजिकल स्तर पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक तरह से विचलन और फिसलन वाली स्थिति पैदा हो गई है। पहले बहुजन कंसेप्ट को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोग गांव-गांव में ले जाते थे, खुद जाते थे, वहां पर कैडर क्लास करते थे, बहुजन महापुरुषों का इतिहास उनको बतलाते थे। जो भी उनके साथ जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता था, उस मुद्दे को लेकर के हम लोग आंदोलन भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से अब तो आंदोलन पर भी रोक है, कैडर क्लास पर भी रोक है, लोगों के बीच लोगों ने जाना बंद कर दिया। क्योंकि कांसीराम साहब ने एक बात कही थी कि सिट टुगेदर, इट टुगेदर, टुगेदर, देन मार्च टुगेदर। ये मूल कंसेप्ट हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी का। चूंकि जो को सफरर है बहुजन समाज, जो 85% के लोग हैं वो को सफरर हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कई तरह का उत्पीड़न होता रहा है। तो चूंकि इस देश का शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स, पिछड़ी जाति और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसियन एक्सेट्रा, तो उनको एक साथ बैठते लोग नहीं देखना चाहते थे। तो साहब कांसीराम जी ने कहा कि सिट टुगेदर, एक साथ बैठो। चूंकि हमारे बीच का चारा छीन लिया गया है। एससी एसटी के लोग छोड़िए, एसटी की बात, ओबीसी की बात छोड़िए, माइनॉरिटी की बात छोड़िए, शेड्यूल्ड कास्ट की बहुत सारी उपजातियां हैं जो एक साथ बैठ करके चारा नहीं लेती हैं, मतलब भोजन नहीं खाती हैं। तो जब एक साथ हम चारा नहीं लेंगे
तो हम हो जाएंगे बेचारा। बेचारा लाचार होता है, लाचार गुलाम होता है, और गुलाम को कोई भी 4 जूते लगा सकता है। तो साहब कांसीराम जी ने कहा कि सिट टुगेदर देन ईट टुगेदर, एक साथ खाओ। जब एक साथ आप खाना शुरू करोगे तो भाईचारा बनेगी, क्योंकि एक साथ जब आप चारा लेंगे तो आप बेचारा नहीं रहेंगे बल्कि भाईचारा बनेगी, और भाईचारा बनेगी तब जो है थिंक टुगेदर, एक साथ सोचो। आज उल्टा हो रहा है। अभी देखिए पाटन में घटना घटी है, तेली जाति के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मनुवादियों का कंसेप्ट है कि उनके मुंह देखने से जतरा खराब हो जाता है। आज कांसीराम जी का जो कंसेप्ट है उसको समझाने में हम सफल नहीं हैं, इसलिए तेली जाति के लोग दलितों पर हमले कर रहे हैं। को सफरर हैं, वो भी सामाजिक रूप से उतना ही प्रताड़ना के शिकार हैं, लेकिन मनुवादियों का आइडियोलॉजी उनके अंदर इतना कूट कूट कर भर दिया गया कि वो हमको दलित समझ करके हम पर हमला कर रहे हैं। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो गांव में जाकर कैडर क्लास करना बंद कर चुका है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है। अब ये बात बसपा के लोगों को आप कहेंगे तो आपको सबसे पहले गद्दार घोषित किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप तो दूसरे दल के, है ना जी। ये बहुत अपशब्द का लोग प्रयोग करते हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग यहाँ इस मंच से नहीं करना चाहता। तो लोगों ने जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। नतीजा क्या है कि जो मनुवादी पार्टियों का जो ट्रेंड डेवलप हो गया है कि कुछ मीडिया का प्रयोग कर लो, कुछ माफिया का प्रयोग कर लो, कुछ जातियों का प्रयोग कर लो, है ना, मनी मीडिया माफिया लूट फूट सूट। अब इसके सहारे बहुजन समाज पार्टी रहेगी तो खाता क्लोज हो ही जाएगा पहले। अब आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का मक्का मदीना उत्तर प्रदेश है। पिछले विधानसभा चुनाव में वहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक एमएलए जीता भी, उमाशंकर सिंह जी जीते भी तो अपने दम पर जीते, तो उसी समय स्थिति शून्य हो गई। अब बड़ी उम्मीद हम लोग लगाए बैठे थे कि माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन अब माननीय बहन जी पर तो उंगली हम उठा नहीं सकते, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। माननीय बहन जी मतलब सी इज आवर ग्रेटेस्ट लीडर और बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं, लेकिन अब उन्होंने जो कंसेप्ट डेवलप किया एकला चलो रे सिंगल लड़ने का, नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का जो है वो खाता बंद हो गया, जिसका हमको सबसे बड़ा तकलीफ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मिशन और विजन से भटकना शुरू कर दी। सर आज हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं ये बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, और बाबा साहब का एक था कि शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित रहो जी। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है सर जी, कि जैसे आपका जो आप अपने भाषा को जो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ फुटौल, और अभी के जो बहुजन लोग जो आपस में जो सिर्फ फुटौल कर रहे हैं जी। समस्या क्या है कि जो जमीनी स्तर की जो बात है ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, या जो भी पदाधिकारी है अपने आप को सर्वमान्य समझने लगे हैं। तो सर ये भी एक कारण हो सकता है क्या सर बहुजन का पतन में? बिल्कुल, देखिए आपस में जब ईगो टकराता है जी तो अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा बहुजन समाज है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, तो उनके अंदर बहुजन समाज का कंसेप्ट सबसे पहले डेवलप करना चाहिए। हमें खुशी इस बात की हो रही है कि यंग डायनेमिक एनर्जेटिक डेडिकेटेड एंड डिवोटेड लीडर भाई चंद्रशेखर आजाद रामन इस दिशा में उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से हमारा भाई आज MP बन गए हैं। MP का उल्टा PM होता है, कल PM बनेंगे। तो आशा की एक नई किरण प्रस्फुटित हुई है बहुजन समाज के लोगों के सामने इस देश के अंदर। तो थोड़ा अपनी गलतियों को हम स्वीकार करें, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज के लोग, और जो ईगो है बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के हम उसका खात्मा करें। चूंकि इस देश में अगर शासक बनना है तो छोटी छोटी बातों को भूलना पड़ेगा, तभी आप राजपाट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हजारों वर्षों से जो मनुवादी कंसेप्ट यहाँ पर लागू है उसका तो
कंसेप्ट ही है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो हम आपस में बढ़ जाएंगे, नतीजा क्या है कि उनका राज चलता रह रहा है। सर चूंकि आपसे इसी मुद्दे में बात करना था कि बीएसपी आज जीरो क्यों, आपसे जवाब भी संतोषजनक लगा, लेकिन सर आगे बीएसपी को क्या करना चाहिए ताकि वो फिर धरातल पर आ जाए। सर आप चूंकि 3 टर्म में रहे हैं झारखंड में, तो आपके पास बहुतों सारा ऐसा विचार होगा कि जिसके वजह से लोग मैंने फिर बीएसपी को उसी भावना से देखना स्टार्ट कर दें जैसे अभी छोड़ चुके हैं। देखिए, मैं संतोष जी आपको बतला दूं कि मैं आपको कह चुका हूं पहले भी, एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम जबरदस्त यहाँ क्रिएट हो गया है। बहुजन समाज का कंसेप्ट बहुजन समाज पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए। सर्व समाज, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा माननीय बहन जी दे रही हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कंसेप्ट को मूल रूप से स्वीकार करना होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि माननीय कांशीराम साहब जो कंसेप्ट डेवलप किया था, सिट टुगेदर, इट टुगेदर, थिंक टुगेदर, देन मार्च टुगेदर, इसको स्वीकार करना होगा। आपका जो जनाधार है, जो बहुजन समाज है, वो बड़ी संख्या में गांव में रहता है। गांव की तरफ जाना बसपा के कैडर कर दिया है। तो आप जब गांव में नहीं जाएंगे, आप वहाँ कैडर क्लास नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं इस देश की राजनीति के बारे में, सामाजिक है ना व्यवस्था किस तरह से मनुवाद के जखड़न में है ना आज भी बिल्कुल असहज स्थिति में है। तो आप जब उसको बताएंगे नहीं, पॉलिटिकल पावर के बारे में आप बताएंगे नहीं, क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की प्रतिमा के सामने हम हैं, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। वोट चाहे रानी का हो, चाहे मेहता रानी का हो, या कोई भी जनानी का हो या नानी का हो, ठीक ना, तो 1 वोट की कीमत 1। तो इस बात को हम समझाएंगे तभी जो है बहुजन समाज मजबूत होगा। आज हो क्या रहा है, जिस बाबा साहब के दिए संविधान की वजह से आपको पता है फूड सिक्योरिटी बिल आया, 5 केजी अनाज हमको मिल रहा है, तो दुर्भाग्य से लोग समझते हैं कि ये तो हमको मोदी दे रहे हैं। आपको पता है कि मोदी का मिशन बाबा साहब के संविधान को डेमोलिश करके, अभी आप देख रहे हैं क्या हुआ चुनाव में जी, ईवीएम। एलन मस्क ने एलानिया तौर पर इस बात की घोषणा कर दी कि एआई के माध्यम से ये टेम्पर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। बेसिकली ईवीएम इज हैकेबल, बट व्हाट इज हैपनिंग अंडर मोदी रीजन। आपको पता है कि मोदी जी जो है और उनका पूरा मंत्रिमंडल, पूरा उनका जो कुनबा है, वो ये साबित करने में तुला हुआ है कि नन हैकेबल है, नन प्री प्रोग्रामेबल है ये ईवीएम। लोकतंत्र की हत्या, मैं बाबा साहब की प्रतिभा के समक्ष आपको कह रहा हूं कि मोदी जब तक रहेंगे, ईवीएम जब तक रहेगा, इस देश में लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। आपको पता है कि 240 में 100 सीटें तो आप इनकी यूं ही चली जाती, लेकिन धांधली करके ईवीएम में गलत तरीके से काउंटिंग करके ये जीत गए, वरना एनडीए की सरकार भी नहीं बनने वाली थी। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ईवीएम का, इसको लाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। हम कांग्रेस के भी यहाँ पर कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसीलिए क्योंकि उसके रीजन में ईवीएम लाया गया। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे पूरे देश में, तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि माननीय राहुल जी, आप जो है ईवीएम हटाओ, यात्रा भी करें, है ना। लेकिन राहुल जी ने हम लोग की बात को अनसुना कर दिया। अगर राहुल जी ईवीएम हटाओ यात्रा किए होते तो उसका दूसरा परिणाम होता, ईवीएम जिस दिन समाप्त हो जाएगा, फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन विल बी हेल्ड इन दिस कंट्री, और तब जो है एक मजबूत है ना कंसेप्ट वाली सरकार बनेगी, जो सरकार बहुजन समाज के हितों को दरकिनार फिर नहीं कर पाएगी। तो ये सब कारण रहे हैं। अब इस पर बहुजन समाज पार्टी को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था। माननीय बहन जी ने कभी भी सड़क पर उतर के ईवीएम का मुखालफत है ना उग्र तरीके से
नहीं किया, न अपने समर्थकों को करने दिया। तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं दोषी हैं, माननीय बहन जी भी कम दोषी नहीं है। इधर हम सुन रहे थे बिफोर इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, माननीय बावन मेश्राम साहब ने आह्वान किया था कि मतदान केंद्रों पर ईवीएम को पटका जाएगा। तो चुनावी पीरियड में किसी भी बावन मेश्राम जी के लीडर को हमने ईवीएम पटकते नहीं देखा। तो अनप्रेसिडेंटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो क्रिएट हो रहे हैं, भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ। इसीलिए यह जो नेतृत्व है दलितों का, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनके अंधभक्त नहीं हैं। अंधभक्त हम नहीं है, जी जी जी, है ना। हम दिमाग का कपाट खोल करके अपने नेता का विश्लेषण जरूर करेंगे, ताकि इस देश की शासन और सत्ता पर बहुजन समाज का कब्जा हो सके। हम चाहे हमको गद्दार आप कहवा दीजिए बसपा के लोगों से, चाहे जो जिन भी डेरोगेटिव रिमार्क्स का वो प्रयोग, दे आर फ्री टू, है ना, यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम। बट क्या है कि सच बात कहनी पड़ेगी, और मैं हमेशा कहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए सर। थैंक्स, धन्यवाद।